हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल हम देख चुके हैं और अब आता है इसके बाद जो तीसरा काल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो रहा है रीति काल। इसके बारे में, इसका जो काल विभाजन था, इसका जो नामकरण था, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहले ही। अगर आपने पहले की वीडियो मिस कर दिए हो तो हिंदी साहित्य, एक हिंदी टीजीटी पीजीटी क्लास की एक प्लेलिस्ट है, एक हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट है। दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं तो समय वही जस्ट आपका जैसे ही भक्ति काल ख़त्म होता है 1700, वहाँ से आपका शुरू होकर 1900 तक आता है आपका रीति काल का समय। ये हम पहले देख चुके हैं काल विभाजन में। तो हम सीधे आ जाते हैं इसके परिचय में। तो रीति काव्य की रचना का आरंभ जो माना जाता है वो किसके द्वारा माना जाता है? बेसिकली आचार्य केशव दास जी के द्वारा माना जाता है, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रचनाएं इनकी थी और इन्हीं से माना जाता है कि रीति काव्य का की रचना का आरंभ इन्होंने ही किया था। अब जैसे कि कवि प्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण किया गया है। बात करते हैं तो देखिए, इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता बहुत ज़्यादा रही है और इस युग में मुक्तक काव्य की जो है रचना की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीति काल की एक परिचय और साथ ही साथ उसकी प्रवृत्तियां, या जिसको आप विशेषताएं कह सकते हो, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक ही है आपके सिलेबस में। सिलेबस मैंने सर्कुलेट किया था तो आपने देखा होगा कि एक अलग से ही टॉपिक है आपका कि सभी जितने काल हैं उसी की प्रवृत्तियां भी आपको जाननी है। तो हम पहले ऊपरी तौर पे जान लेते हैं। तो रीति काल के कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। अब यहाँ पे ये, इस पे हम कल देखेंगे, कवियों का परिचय हम कल देखने वाले हैं। तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन रहे हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत कौन से कवि हैं, रीति सिद्ध कवि कौन है। रीतिकालीन काव्य भी जो है वो भी 3 श्रेणियों में विभाजित है, जैसे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और नाटक। 3 भागों में विभाजित है और तीनों के लिए हम अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो चीज़ें याद लंबे समय तक रहेंगी। अब आते हैं सीधे विशेषता पे, क्योंकि प्रवृत्तियों पे ये आपका एक टॉपिक है, सिलेबस पे साफ साफ लिखा है, हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। थोड़ा सा आपको ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा तो आपको मज़ा आएगा। तो देख लेते हैं पहले रीति काल में जो भी रचनाएं हुई हैं, रीति काल के काव्य की जो विशेषताएं रही हैं वो क्या रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता मानी जाती है वो रीति निरूपण माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जैसे कई सारी विशेषताएं दे दे ऑप्शन में और बोले कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रीति काल की कौन सी रही है, तो रीति निरूपण ही आपको लगाकर आना है। तो रीतिकालीन कवियों के रीति निरूपण की शैलियों का अध्ययन करने पर हमें ये 3 चीज़ें पता चलती हैं। क्या? पहला तो कि ये मात्र रीति कर्म की रचनाएं हैं सारी। जैसे इसमें वे ग्रंथ आ जाते हैं जिसमें सामान्य रूप से काव्यांग विशेष का परिचय कराना ही कवि का उद्देश्य रहा है। मेन वो काव्यांग विशेष का ही परिचय कराना चाह रहा हो अपने काव्य के माध्यम से, वो एक आ जाता है। दूसरा, जो दूसरी प्रवृत्ति यहाँ पे हमें देखने को मिली, उसमें वो रीति कर्म और कवि कर्म, इन दोनों का समान महत्व रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कवि कर्म भी जो है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया। पहले में क्या, रीति कर्म हमें देखने को मिलता है, इसमें सिर्फ रीति कर्म को इम्पोर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है। दूसरे में रीति कर्म के साथ कवि कर्म को भी महत्व दिया गया है। और जो तीसरा प्रकार हमें देखने को मिल जाता है, इसमें लक्षणों को महत्व नहीं दिया गया है। कवियों ने प्राय सभी छंद की रचनाओं काव्य शास्त्र नियमों से बद्ध होकर ही किया है, लेकिन लक्षणों का त्याग कर दिया गया। जो तीसरा प्रकार देखने को मिलता है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी नियम है छंद वगैरह के सब कुछ है, लेकिन लक्षणों का त्याग कर दिया गया है तीसरे प्रकार में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसकी प्रवृत्ति हो जाती है रीति काल की, रीतिकालीन काव्य की। ध्यान रखना है रीति निरूपण। इसके बाद आते हैं श्रृंगारिकता। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो है, पहली बात तो श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस काल की कवियों में नखशिख और राधा कृष्ण के प्रेम लीलाएं हैं, इन सारी चीज़ों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कुल मिला के जो रस रहा है वो श्रृंगार रस रहा है। राज प्रशस्ति इसका दूसरी विशेषता हो जाती है। तीसरी विशेषता राज प्रशस्ति, क्योंकि देखिए जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, सभी कोई ना कोई राजा के, कोई ना कोई महाराजा, कोई ना कोई सम्राट के दरबारी कवि थे। तो अब राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो इसलिए इन आश्रय दाताओं के गुणगान करना इनकी मजबूरी थी। मतलब नहीं भी चाह रहे हैं पर अब क्या करें, राजा को तो खुश रखना पड़ेगा है ना, उन्हीं के आश्रय में है तो जैसे भूषण कवि हो गए, ये कुछ अपवाद हैं जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। बाकी लगभग सभी ने जो है कुछ ना कुछ राजा के जिस भी आश्रय में थे उनकी भी
गुणगान तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राज प्रशस्ति देखने को मिल जाती है हमें रीतिकालीन काव्य में। भक्ति और नीति, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो रीतिकाल में व्यापक मात्रा से भक्ति और नीति से संबंधित पद भी मिल जाते हैं, जो इस युग की एक नई देन है। जैसे राधा कृष्ण लीलाओं में श्रृंगार के साथ भक्ति की भावना भी दिखाई पड़ती है। ना सिर्फ प्रेम बस नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि भक्ति की भावना भी विद्यमान है। भक्ति की भावना को भी मेंशन किया गया है कि हाँ ठीक है, कृष्ण लीलाएं हैं, लेकिन वहाँ भक्ति भी। अब जैसे हम लोग, ये आप इसको अपने प्रेजेंट टाइम से देख लीजिए, अब जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, ठीक है, जब कभी भी हम श्री कृष्ण की बात आती है, कृष्ण लीलाओं की बात आती है, राधा कृष्ण का कहीं पे भी कुछ भी आता है, मेंशन होता है, तो हम उसे देखते हैं, उसमें हमें श्रृंगार दिखता है, उसमें हमें प्रेम दिखता है, लेकिन फिर भी हमारे मन में भक्ति रहती है उसके प्रति, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए कि वो भावना थी कि श्रृंगार के साथ भक्ति की भावना भी विद्यमान है। दरबारी वातावरण के कारण इनके कविताओं में नीति संबंध उक्तियाँ भी मिल जाती हैं। जाहिर सी बात है कि अब दरबारी वातावरण था, दरबार में जिसके जो भी रहते थे, तो नीति संबंधी उक्तियाँ भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें कि भक्ति और नीति दोनों का ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अलंकारिकता, रस आपने देख लिया, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। अब रीति काव्य में जो एक अन्य प्रधान प्रवृत्ति रही है वो रही है अलंकारिकता। बहुत सारे कवियों ने अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए हैं। अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है कि वह साधन न रहकर साध्य बन गया। मतलब अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य का सौंदर्य बढ़ने की अपेक्षा कम ही हुआ, यानी कि ओवर यूज़ कर लिया गया। ओवर यूज़ जिसको हम कहते हैं ना, किसी का अत्यधिक प्रयोग कर लेना अलंकार का, ठीक है। तो अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है रीतिकालीन काव्य में। ब्रज भाषा की प्रधानता रही है, तो इस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी माना जा सकता है। इस भाषा में वर्ण मैत्री, अनुप्रासत्त, ध्वन्यात्मकता, शब्द संगीत आदि का भी निर्वाह किया गया है। भाषा की मधुरता के कारण मुसलमान कवि रहे हैं, उनका भी इस ओर ध्यान गया था। तो भाषा बहुत मधुर रही है, ब्रज भाषा में की प्रधानता रही है, इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका ब्रज भाषा। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण का मतलब होता है कि आपका प्रकृति का चित्रण किया, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर का जो है मेंशन किया है यहाँ पे। रीतिकाल में प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ, स्वतंत्र और आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण बहुत कम रूप में हुआ है। यानी कि उद्दीपन रूप में तो हुआ है, लेकिन स्वतंत्र रूप से सिर्फ प्रकृति को केंद्र में रख कर अगर कहा जाए कि कोई रचना की गई है, तो नहीं किया गया। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण कम ही हुआ है, ठीक है। ये स्वाभाविक ही था, जाहिर सी बात है, दरबारी कवि हैं तो उनके आकर्षण केंद्र नारी ही था। ध्यान प्रकृति के सौंदर्य रूप की ओर जा ही कैसे सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जब दरबारी कवि हैं और जो उनके आश्रयदाता हैं, राजा महाराजा हैं, वो उनको उनके इंटरटेनमेंट के लिए, उनके क्या कह सकते, मनोरंजन के लिए ही लिखना था। तो जाहिर सी बात है कि जो आकर्षण केंद्र रहेगा वो नारी ही रहेगा, या फिर वो नीति की बातें रहेंगी जिसको वो पसंद करें। तो जाहिर सी बात है कि यही सारी चीज़ें हो पाई, और प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण यहाँ पे नहीं हो पाया है। अगला देख लेते हैं काव्य रूप। काव्य रूप कैसा रहा है, तो हमने पहले ही देख लिया था कि मुक्तक काव्य की जो यहाँ पे प्रधानता मिली है रीति काल में। राजाओं की काम क्रीड़ा और काम वासना को उत्तेजित करने एवं उनके मानसिक थकान को दूर करने के लिए जिस कविता का आश्रय लिया गया वह मुक्तक ही रही। तो इस वजह से कह सकते हैं कि इस काल में कवित्व और सवयों की प्रधानता रही है और मुक्तक काव्य में ज़्यादा रचनाएं हुई हैं। अब क्योंकि वही बात है कि राजाओं के आश्रम में रहते थे कवि, तो राजाओं के ही मनोरंजन के लिए उन्हें लिखना था, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से रचनाएं जो है आपके श्रृंगार रस में गई हैं, प्रकृति चित्रण कम हुआ है, ठीक है, नीति हमें देखने को मिली है, काव्य रूप मुक्तक रहा है। नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण, अब ये भी जो हमने ऊपर अभी एक पढ़ा उसी से एकदम रिलेट करता है। अगर वो आपने देख लिया, जाहिर सी बात है कि नारी का नखसिक वर्णन की, अच्छा नखसिक वर्णन एक दिन कमेंट आया था कि क्या होता है, तो देखिए नखसिक का मतलब होता है पैर के नाखून से, नख मतलब नाखून और शिक मतलब सिर। तो नारी के पैर से लेकर, पैर के नाखून से लेकर ऊपर सिर तक के सौंदर्य का वर्णन करना है ना। आंखें ऐसी, होठ ऐसे, को हाथ ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सारी चीज़ें मेंशन करना, उसका वर्णन करना, वो नक्शिक वर्णन कहलाता है, ठीक है। अभी ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत ही व्यापक पैमाने में हुआ है। तो नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में उनकी वृत्ति अधिक रही है,
क्यों हुआ है ये अभी आप लोगों को ऊपर ही मैंने बता दिया, क्योंकि राजा महाराजा जो भी आश्रयदाता थे उनके मनोरंजन के लिए लिखा गया, तो उन्हें यही सब जाहिर सी बात है इस टाइप की चीज़ें पसंद आती थी। वह समय ही ऐसा था कि नारी को भोग विलास की वस्तु माना जाता था, कामुक दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ रही कि नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण रहा है, नक्सिक वर्णन हुआ है पर्याप्त मात्रा में। अब आते हैं चमत्कार प्रदर्शन एवं बहुज्ञता। ये क्या चीज़ है इसको भी समझेंगे हम। तो इस युग के कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के साथ बहुज्ञता का भी प्रदर्शन अपने ग्रंथों में किया है। ये इसका जो है पीडीएफ मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी। चमत्कार प्रदर्शन के अंतर्गत विभिन्न अलंकारों के प्रयोग के साथ शब्दों की पच्चीकारी रमणीयता पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं शब्दों पहली बात तो विभिन्न अलंकारों का प्रयोग, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि अलंकार का अत्यधिक प्रयोग कर दिया गया है। शब्दों में भी किस तरह से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, किस तरह के शब्द, क्योंकि एक ही शब्द के जैसे कई पर्यायवाची होते हैं, तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए कि उसका अर्थ बहुत ही खुल के बहुत ही अच्छा आए, निकल कर आए, सुनने में वो बहुत अच्छा लगे, है ना, फोनेटिकली बहुत अच्छा लगे। इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वहीं बहुज्ञता को प्रदर्शित करने साहित्येतर विषयों, ज्योतिष, गणित, काव्य जैसे विषय को भी अपने काव्य का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन ज़्यादा जो रहा है वो आपका श्रृंगार रस रहा है, अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग रहा है, यही सारी चीज़ें रही हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देख लिया कि ये कुछ विशेषताएं रही हैं रीतिकाल का। अब ओवरऑल में आपको इतना याद रख लेना है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, और राजा महाराजाओं के मनोरंजन के लिए जैसे जैसे रचनाएं की जा सकती थी वो सारी चीज़ें रचनाएं ज़्यादा की गई हैं। तो इस तरह से अब उसमें आ जाएगा आपका जो नारी का नक्सिक वर्णन है वो भी आ जाएगा, आपको दरबारिकता भी देखने को मिल जाती है। तो एक पॉइंट अगर आप अपने दिमाग में रख लीजिए तो आपको सारी विशेषताएं अपने आप याद हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है और याद कर लीजिएगा। कल हम लोग क्योंकि देखने वाले हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल्स, जो कवि को 3 श्रेणी में बांटा गया है, कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं, काव्य जो रहे हैं वो कैसे कैसे रहे हैं, कौन सा, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक मुक्तक काव्य है या इनमें से कौन नाटक है, ऐसा भी आता है प्रश्न। तो वो भी हम कल डिटेल से देखेंगे। क्लास हमारी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं लेकिन टू द पॉइंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी आपको भूल जाएगी, थोड़ा सा पढ़ेंगे याद रहेगा, कल फिर से थोड़ा पढ़ेंगे और ऐसे हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। बाकी अगर आप थोड़ा सा फास्ट अप करना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी क्लासेस वाली में, क्वेश्चंस हैं एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।